मुकाबला शुरू हो चुका है। चीन ने ये मुकाबले की ठान ली है। इट विल टेक 10 years। चीन कौन सा वो वेपन नहीं बना रहा, स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी में। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ आज वन ऑन वन के प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान साहब। आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं अनकही। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, हमें ज्वाइन करने के लिए। आप जब भी हुक्म देते हैं हम हाजिर होते सर आपकी मेहरबानी है। हुक्म तो नहीं, हम तो दरख्वास्त ही करते हैं, लेकिन आप जो है वो हैं। हमेशा मैं हुक्म ही समझता। चले आपकी मेहरबानी है ये भी। लेकिन सर जो बड़ी खबर मेरे हिसाब से शायद एससीओ से भी बड़ी खबर है जो मेरे नज़दीक, वो ये है कि आज एक परेड थी, विक्ट्री डे परेड थी चाइना की, जिसके अंदर दुनिया के तकरीबन 21 ममालिक के सरबराहान को उन्होंने वहाँ पर इनवाइट किया था और दीगर ममालिक के बहुत से गेस्ट्स जो थे, उनको डेलीगेशंस थे, उनको वहाँ पर इनवाइट किया गया था। जिसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कुछ चाइनीज़ और रशियन अकाउंट्स को मैंने देखा जो कि बहुत रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे थे अबाउट, रशियंस जो थे वो पोस्टिंग कर रहे थे अबाउट पुतिन एंड शहबाज शरीफ मीटिंग, और जो चाइनीज़ अकाउंट्स हैं उनसे शहबाज शरीफ के अकाउंट के उनकी वहाँ पर मौजूदगी के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो बहुत ही आप समझ लीजिए कि जो हमारे मुल्क के अंदर एक मखसूस तबका है वो जो बातें कर रहा है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ थी। सोशल मीडिया की डिबेट में जाए बगैर आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो विजुअल्स हैं, ये जो फुटेज है, ये कितनी सिग्निफिकेंट है? नहीं, बड़ी सिग्निफिकेंट है। और सिर्फ विजुअल्स सिग्निफिकेंट नहीं होते, इनफैक्ट आपकी वहाँ प्रेजेंस भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। आप उनके जो परेड है उसके आप हिस्सा हैं, और पहले 4 में, या मैं तो ये कहूँगा कि पहले 11 वो जो टीम होती है ना, आप उसमें शुमार हो रहे हैं, आप उसमें नज़र आ रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज मोदी भी होते वहाँ पे। और मोदी की जो भद्द उड़ाई जा रही है उनके अपने मुल्क में कि उन्होंने टेक्टिकल एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश की और बाकी चीज़ों से अपना पल्ला छुड़ाया, क्योंकि वो जो बयानियाँ उन्होंने चीन के खिलाफ भी बेचा हुआ है उसके कैदी हैं। तो वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन वेस्टेड बाय मोदी। और ये मोदी की लेगेसी है कि कहका एक और एक जफा। और वो अब ये बुरा वक्त आ गया ना, ये सेकंड नेहरू नाउ, तो वही चीज़ें जो उसने बेची थी वो उलट हो गई हैं। मेरी नज़र में वो जो इवेंट है वो चाइनीज़ साइड से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है, और ऐलान एससीओ के ज़रिए हुआ। उसकी जो आप ऐसे देख लें कि भी उसको जो शो ऑफ किया गया, उसको जो शोकेस में सजा कर दिखाया गया, वो इस परेड के ज़रिए दिखाया गया। अच्छा, उस परेड के अंदर अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा, आसिम मुनीर साहब भी जो है वो अमेरिका गए थे, जब सेंटकॉम के चीफ ने उनको बुलाया था, वहाँ पर अमेरिकन भी आर्मी की एक परेड थी। उसके मुकाबले में ये जो परेड थी, ये भी बहुत आप कह लीजिए कि इसकी जो फॉर्मेशन थी, जिस तरह वो वॉक कर रहे थे, और जो उनकी ये एक मिलिट्री प्रोवेस का, स्ट्रेंथ का मुज़ाहिरा थी। और जो एससीओ में हुआ वो डिप्लोमेटिक था, मगर यहाँ पर जो है वो मिलिट्री प्रोवेस के, हम सिर्फ मसल भी है हमारे पास, सिर्फ वो नहीं है। उसको तो ये उन्होंने जो शिफ्ट किया, आई थिंक इट्स वेरी अग्रेसिव। वेरी अग्रेसिव। और वो जो अमेरिका की परेड थी ना, मैं उसको इसके साथ कंपेयर करना ही नहीं चाहता। वो तो एक बच्चे की जिद थी कि नहीं मैंने परेड करवानी है, मैंने पिछली दफ़ा भी करवानी थी, ठीक है, मैं उसको इस तरह नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक नए इरा की अनाउंसमेंट है, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट है, जो कि सदर शी ने खुद बोलकर भी अपनी तकरीर में भी, जो आप डिप्लोमेटिक जो कह रहे हैं उसमें भी उन्होंने बता दिया कि हम जो नई चीज़ें हैं कि अपना जियो इकोनॉमिक्स की मॉडल है, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की मॉडल है, और उसके तहत वो दुनिया को जो मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे साथ इंगेज हों, मिलकर तरक्की करें और इंडिविजिबल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें। इंडिविजिबल सिक्योरिटी क्या, एक टेंट के नीचे अपने मामलात हल करें। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी, वो जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया ने वो अपॉर्चुनिटी कैसे वेस्ट की, क्योंकि इंडिविजिबल सिक्योरिटी में आज नहीं, अगर इंडिविजिबल सिक्योरिटी इंडिया नहीं भी मानता, आज नहीं तो कल नहीं, परसों से ही इंडिया को इसी आप टेंट में बैठे हुए देखेंगे अपने मामलात हल करते हुए। अदरवाइज सुपर पावर का उसका जो उसने अपना खुद से स्टेटस बनाया हुआ था वो खत्म हो चुका है, खुद से बनाया हुआ था, या अमेरिकन ने क्या के बनवाया होगा कि यार तू तो सुपर पावर है, ठीक है, वो शैटर हो गया।
तो अब जो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपना ही वक्त का ज़िया कर रहे हैं, उधर से भी तो धक्के ही पड़ रहे हैं ना। तो ये सबक इंडिया के लिए भी मौजूद है कि वो इस टेंट में आ जाए और चीन और पाकिस्तान के साथ अपने मामलात वहाँ बैठकर सेटल कर ले, नहीं तो कल को घसीट कर भी अगले कर लेंगे। आपको ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा कोई नहीं बनने देगा। यहाँ पर सिर्फ एक मुल्क जो है ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा कैसे बन सकता है, जबकि वहाँ से वो मुसलसल बेइज्जत भी हो रहा हो और उन्होंने पॉलिसी सिर्फ ये बनाई हो कि यार ये चला जाएगा तो फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये एक्सपीरियंस कैसे भूल सकते हैं? कल को कोई फिर ऐसा आ गया तो फिर क्या करेंगे? अच्छा सर, आपने 1-2 दफ़ा ये बात की है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पेशखेमा है, ये जो उनका खिताब है उसके अंदर भी उन्होंने बात की है कि हम एक नई ग्लोबल सिक्योरिटी के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजिबल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़रा लोगों को, हमारी ऑडियंस के लिए ये बताइए कि ग्लोबल ऑर्डर करंटली क्या है और जिस चीज़ को आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे रहे हैं वो क्या है? देखें, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो तो पहले जॉर्ज बुश सीनियर ने भी दिया था, जी, जी, जी। ठीक है? उसी के तहत वो वेस्ले क्लार्क की 7 जंगें भी हो गईं और सारा कुछ हो गया। अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है या उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उनके मुताबिक कह लें, वो तो अब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जी, बेसिकली। जी, जी। वो है ब्लॉक की गेम, ज़ीरो सम गेम हुँ। कि माई सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। या आप हमारे साथ हैं या फिर आप नहीं हैं। ठीक। ये वो पुराना निज़ाम है जो जंग अजीम के बाद से या जंग अजीम दोम से पहले से चला आ रहा है और उसी को ही उन्होंने किया है। और फिर वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई, रशिया जो है वो सुपर पावर ना रहा। अब जो निज़ाम बन रहा है उसमें पहले तो ये है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई, जिसमें भारत को भी गलत फहमी हो गई कि हम भी सुपर पावर हो गए हैं। तो वो उन्होंने खुद से अपने आप को एक्सपोज किया, किसी ने नहीं किया। तो अब जो मैसेज है, पहली तो पॉइंट ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है और चीन की या रशिया का जो ये निज़ाम है या वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें है कि कोई भी हो जाए वर्ल्ड पावर, चीन से बड़ा तो नहीं हो सकता चीन के साथ रहते हुए, ठीक है? लेकिन ये जियो इकोनॉमिक्स का मामला है, ये ब्लॉक्स का मामला नहीं है, ये ममालिक के घेराव का मामला नहीं है, ये अड्डों का मामला नहीं है, हालांकि बनेंगे अड्डे, जाहिर सी बात है। ठीक है? लेकिन इसमें ये है जो पेश किया जा रहा है कि एक तो हम अपना निज़ाम हुकूमत किसी पर इम्पोज नहीं करें। ठीक। वैसे वो कोई इतना मिसाली भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो तरक्की करके दिखाई है ना, चाहे चाइनीज़ है चाहे रशियन है, ये उनका तयशुदा है। दूसरा ये कि सब मिलकर तरक्की करेंगे। ठीक। अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ हैं, तो आप को मैं खाऊंगा चूसूंगा नहीं, मैं अपने आप को मोटा नहीं करूंगा, आप भी मिलकर तरक्की करेंगे। आपने यही बुनियादी ये फर्क जो है। बात है, इसको थोड़ा सा एक मैंने सवाल देखे लोगों के सोशल मीडिया पर जैसे होते हैं, जी प्लीज। वो कहते हैं कि जी ये एक नया इंपीरियल ब्लॉक है। डू यू थिंक इट्स अ न्यू इंपीरियल ब्लॉक? कहने को तो एक वर्ल्ड पावर है ना, 2 वर्ल्ड पावर्स हैं एक साइड पे, ठीक है? बट इंपीरियल का वर्ड यूज करना। इंपीरियल का वर्ड यहाँ पर, इंपीरियल तो पावर वो है, यूएस है। यस। वो तो क्लेम भी करते हैं कि वो इंपीरियल पावर है। देखें, वो कॉलोनियल सिस्टम जो था उसकी अगली नस्ल है, आप ऐसे समझ लें, ठीक है? फिर वो उन्होंने इंपीरियल पावर कहाँ नहीं बन के दिखाया। जब वो यूनिपोलर हो गए तो दुनिया में जंगें ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई ना। तो फिर वो इंपीरियल पावर तो वही है। अच्छा, इंपीरियल पावर उनके डीएनए में भी है। आप देखें ना, कनाडा हो गया, ग्लोबल नॉर्थ ही हो गया ना, ये ग्लोबल नॉर्थ का ब्लॉक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यही 4 ममालिक हैं जो सेटलर कॉलोनियलिज्म की पैदावार है। जी बिल्कुल। तो सारा कुछ उनके डीएनए में मौजूद है। इंपीरियल पावर वो है। ये बाकायदा, मैं हैरान हूं कि चाइनीज ने इस लेवल पर बिट एग्रेसिवली उन्होंने अपना वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया, जिसके 3-4 पॉइंट्स सदर शी ने खुद बता दिए हैं। ठीक। और उसमें जो है, कभी हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी आप देखें, शुरू में भी वो कहते थे आप अमेरिका को एंगेज करें, क्योंकि सबसे ज्यादा एंगेजमेंट चीन की है अमेरिका के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई नहीं है किसी के साथ, आप हमारी वजह से कहीं से डिसएंगेज ना हो, ताल्लुकात ठीक रखें, तिजारत करें, कारोबार करें, ठीक, उसके जरिए एक दूसरे को फायदा दें। और आप देख लें अफ्रीका में भी यही मॉडल है। और रूस अब लीड नहीं कर रहा, लीड चाइना करेगा और चाइना के साथ ही अमेरिका मुकाबला करेगा टेक्नोलॉजी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। रूस के पास ये मामला है, रूस एक तरह का ग्लोबल नॉर्थ भी है, लेकिन वो ग्लोबल साउथ के ब्लॉक के साथ खड़ा है और बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है। बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है।
लेकिन फिर भी उसका खाम माल का मामला ज़्यादा है। इधर टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, जो वेपन्स उन्होंने अपनी परेड में शो किए, ये जो 10 साल पहले परेड हुई थी तो वो रूडिमेंट्री लग रही थी, कभी यूएस या यूएसएसआर की जो मशीनें हैं पुरानी या जो चल रही हैं उसकी बेसिक्स कॉपी की हुई हैं। 10 साल में चीन कहाँ पहुँच गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और इवन स्पेस में वो किस तरह कर रहा है। इवन वो अब जो असल काम शुरू हो गया, जो एक वर्ल्ड पावर के लिए, एक रीजनल पावर के लिए ज़रूरी होता है, कि उन्होंने अपने बैरी जहाज बनाने शुरू कर दिए। अब दुनिया की सबसे बड़ी मेरा ख्याल शिप मेकिंग हो ही चाइना में रही है। ठीक है, और चलाना नहीं अभी आता, चलाना नहीं आता वो अलग बात है। 219 जहाज हैं टोटल मिला के इसके अमेरिका के, चाइना के पास 234 हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज अभी देर है। तो ठीक है, कोई नहीं, 10 साल में तो वो भी हो जाएगा। क्वालिटी जो टेक के हवाले से बुरी नहीं है, नहीं वो जो उसकी एक्सरसाइजेस चाहिए होती है ना, वो नहीं है, वो अभी नहीं है। देखे ना, वो तो फिर बैटल हार्डन है, वो तो हर जगह आजमाते हैं, फिर उनका जा के कोई कुछ कह भी नहीं रहा। अमेरिका सबका हमसाया है ना, सबका हमसाया है। तो वो ये मामला होता है कि कोई कुछ ना भी कहे। अब ईरान ने उसे कोई गाली नहीं थी, गालियां तो वो देते थे, खैर उसका तो कुछ नहीं था, गालियां ही देते थे, इसी वजह से मार पड़ी है। तो वो ईरान भी जा पहुंचे हैं किसी की खातर, अपने उन्होंने वेपन्स भी टेस्ट करने होते हैं। और आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हवाले से जो कहा, वो एक अप्रोच की बात है ना अमेरिकन की, कि वो असला भी रूस से लेता है। देखें कि असला बेचना उनकी इंडस्ट्री है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप लूट के यहाँ से अमेरिका से लेके जाएं और असला जो है वो रशिया से ख़रीदें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये जो कहता है कि हमारा असला अब दुनिया में सबसे अच्छा है, और जो हमने मार्केटिंग की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, बार बार कहता है, 4 रोज़ा जंग में जो हमने मार्केटिंग की है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और जो हमने उनके वेपन्स की मार्केटिंग की है, वो शायद ये मैं कहता हूँ कि ये परेड उनके चीन के असला की मार्केटिंग का भी मामला। हाउ सिग्निफिकेंट विल दिस शिफ्ट बी अगर चाइना जो है वो लेटेस्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन टेक्नोलॉजी है वो भी अगर अमेरिका के साथ मुकाबले पर आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, तो क्या बहुत तेजी से जो ग्लोबल जीडीपी का जो डिस्पैरिटी है इन दोनों की, वो बहुत तेजी से कम नहीं होना शुरू हो जाएगी? जी, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया। पहले तो मेरा ख्याल चाइना का टोटल हिस्सा इसमें 7% है। जी। और अभी तो अमेरिका का 63% जो उनकी टोटल सेल्स हैं वो पाकिस्तान को। जी नहीं, टोटल दुनिया में वो उसका 7% जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है 45% है अमेरिका का, ऐसा ही है हिस्सा है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये जो फर्क है उनका, कि चीन का अगर मुकाबला शुरू हो चुका है, चीन ने ये मुकाबले की ठान ली है, इट विल टेक 10 years। चीन कौन सा वो वेपन नहीं बना रहा, स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी में, फ़िज़ाइया के हवाले से, फ़िज़ाई ये जो तैयारे हैं, उन्होंने J-35 उनके F-35 में बहुत टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो सारा कुछ बना रहे हैं। जो मैं 4 रोज़ा जंग की बार बार बात करता हूँ वो ये है कि उससे पहले जो चीन के तैयारे थे, स्पेशली चीन के हवाले से, वो ये कहा जाता था कि ये कॉपी हैं, ये क्वालिटी वाइज मैच नहीं करते फ्रांस के तैयारों से, अमेरिका के तैयारों से, यूके का वो क्या है, टाइफून, जी वो उससे ये मैच नहीं करते। उन्होंने वो मैच जो है वो साबित किया कि आप मैच नहीं करते, आप कहते ठीक थे लेकिन आप हमारे लेवल के नहीं हैं। तो इस हवाले से ये मुकाबला शुरू हो चुका है। ये तैयारे, ये सारा कुछ चीन बेचेगा भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें वो अपने पास रखेगा, वो अमेरिका को दिखाने के लिए रखेगा। फिर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो जहाँ तक जिस वो फासले के जो उन्होंने मिसाइल बनाए हैं, किसको चैलेंज है? वो दुनिया में बहुत कम ममालिक को चाहिए। वो ज़ाहिर है चीन ने अमेरिका के लिए रखे हैं, अपने दिफा के लिए रखे हैं। और ये बैरी जहाज़ जो हैं, चीन को किस तरह घेरा डाला हुआ है। और आपने अभी कुछ मेरे ख्याल 6-7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने देखा है कि कुछ इनका थोड़ा सा मामला भी हुआ, वहाँ पर ललकारते भी हैं आप समंदर में इनको, जी। चीनी जो हैं। तो ये ऐसा ऐसा भी सफ़र शुरू हुआ, लेकिन चैलेंज ज़रूर मेरा नहीं ख्याल के अच्छा एक परेड के बाद कोई कमी रह गई है।
एक सवाल हम फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। एक सवाल ये है कि कहा यह जाता था कि चीन ने ये फैसला कर रखा है कि 2050 तक उसने अपने आप को जो है वो अपना हाथ नहीं दिखाना, जिसे कहते हैं ना, तो उस वक्त तक उसने अपनी जो चीज़ें हैं उसको छुपा के रखना है। और उनकी मिलिट्री जो एक डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक भी आप अपना जो हथियार है वो दुश्मन को दिखाते नहीं हैं। यकायक पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, स्पेशली आपने 4 रोज़ा जंग की बात की, उसके बाद से चाइना जो है वो बहुत अग्रेसिवली सामने आया है। इसकी क्या वजह है? उन्होंने 25 साल वाली छोड़ दी है, या उनको लगा है कि इस वक्त दिखा दो वरना मसला हो जाएगा कोई, या वो इस टाइमिंग को ज़रा थोड़ा-सा एनालाइज़ नहीं, करें। मेरा ख्याल है कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है हुँ, हुँ। कि वो चैलेंज में ला सकता है अमेरिका को। ठीक। ये नहीं, वो खुलेआम चैलेंज नहीं करेगा, हुँ, हुँ। ठीक है? दूसरा ये कि वो अमेरिका से लड़ने नहीं जाएगा। ठीक, ये उन्होंने पॉलिसी नहीं बदली। वो शायद 2050 के बाद भी नहीं लड़ेगा। ठीक। अच्छा, ये भी होता है कि सुपर पावर्स खुद थोड़ा लड़ा करती हैं, जी, ठीक है? हमने तो नहीं देखा। बिल्कुल। दूसरा, चीन का डीएनए नहीं है हमलावर होने का। हुँ। आप पिछले 300-400 साल, 2000 साल का भी कह लें, जी, वो ऐसे आप ही। 1-2 दफ़ा ही देखेंगे कि चीन ने किसी पर हमला किया। हुँ, उन पर हमला होता रहा है बिल्कुल। और वो अपना दिफ़ा करते रहे हैं। तो अभी तो मेरा ख़्याल है कि अभी उनकी डॉक्ट्राइन वो ही चलेगी। लेकिन 2050 में जाने से पहले आपने इनफ़ तरक्की भी तो करनी है ना। हुँ, 2050 में जाकर आप ये तो नहीं कहेंगे अब हम लड़ेंगे और तैयारी ना हो। हुँ। तो भाई साहब, 2050 के लिए अभी तैयारी करेंगे तो कहेंगे कि अब हमें या हमारे किसी दोस्त को इंडिविजिबल सिक्योरिटी ऑर्डर के तहत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत उसकी तरक्की को रोकने की कोशिश की गई, तो फिर हम लड़ेंगे। ठीक। तो उसके लिए तैयारी का मेरा ख्याल इट्स राइट टाइम। एक उनका यानी कि 2000 वो अब अगले 25 साल जो हैं वो एग्जैक्टली मज़ीद उनकी वो अपने अग्रेसिव, आप वो को स्टेप बाय स्टेप अपना अपने आप को। मसल दिखाना शुरू ठीक, किया है और वो जाएंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की। ठीक। पाकिस्तान के हवाले से देखिए, हमें पता है कि वहाँ पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो तो 2 ही थे, और वो किम जोंग उन थे और साथ व्लादिमीर पुतिन थे। बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मैंने शाओ डे शोए के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, जिसको मैंने जो उसके बारे में पढ़ा है वो यही है कि ये पीपल्स लिबरेशन पुलिस जो है उसके प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, व्हिच मीन्स कि टू एन एक्सटेंट गवर्नमेंट से जी जी। एफिलिएटेड अकाउंट है। और उसने एक तस्वीर स्क्रीनशॉट उस वॉक में से निकाला जिसमें पुतिन पुतिन के साथ शी जिनपिंग, उनके साथ किम जोंग उन, और उनके साथ शहबाज शरीफ खड़े हैं, चलते हुए आ रहे हैं। और उसने वीडियो के अंदर उसके स्क्रीनशॉट के साथ उसने लिखा कि 4 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के सरबराह साथ चलते हुए आ रहे हैं। आप पाकिस्तान की इस ग्रुप में जो अ, शामिल होना, शमूलियत कह लें या जो भी, क्योंकि शमूलियत से मतलब ये नहीं कि वो उसमें जॉइन कर लिया उस ग्रुप को, मगर इस ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई किया जाना हमारे लिए ये क्या मुस्तकबिल में अहमियत रखता है? नहीं देखें, पाकिस्तान के हवाले से मुझे तो कोई डाउट नहीं है हुँ, कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का ही मेंबर होगा। ठीक। तावक्त कि कोई ऐसा बंदा आ जाए कि वो कहे नहीं, हमने दोबारा अयूब के दौर में वापस जाना कोई पागल ही है। होगा वो सब। कोई कई आ जाते हैं जी, हुँ, कईयों पे काम हुआ होता है, हुँ, ठीक है। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्लोबल साउथ का मेंबर है। ये जो 4 एटॉमिक पावर्स की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें आप देखें ना, जो प्रोपेगेंडा ये भी तो हो रहा है ना, आमराना तर्ज हुकूमत वाले ममालिक जो हैं वहाँ जी, इकट्ठे जी, हुए जी, हैं, ठीक है। जी। हालांकि इंडिया भी तो है ना, हम भी तो जमहूरी हैं ना। हाँ, तो मामला ये नहीं है। ये एक तो ये भी मैंने देख रहा था कि भी आपका वज़ीर आज़म पीछे रहे, हमारा वज़ीर आज़म आगे है, हमारा वज़ीर आज़म कुर्सी पे बैठा है, आपका वज़ीर आज़म जो है वो आगे चल रहा है, वो पीछे, ये सारा कुछ आपने देखा। पहली बात तो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना वहाँ पर एथलेटिक्स में नहीं गया, हुँ, भागने दौड़ने नहीं गया कि मैं आगे नज़र आऊँगा, हुँ, ठीक है। अगर कोई ये हरकत कर रहा है, वो ज़्यादा मतलब ये कि भी तौहीन-आमीज़ है। जी, वो आगे नज़र आने के लिए हरकतें करे, चाहे मेरा प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे इंडिया का हो, और उसे कैसा नज़र आना चाहिए, उसे सबसे आगे क्यों नज़र आना चाहिए जी? वो हुँ, रेस लगाने गया, सही। ठीक है। तो पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और इसको खित्ते के हिसाब से भी देखें, इस खित्ते में कितनी एटॉमिक पावर्स मौजूद है। हुँ, पाकिस्तान, इसको इस तरह देख लें, इंडिया, चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया, जी, और उसमें आप कल को ईरान भी, मेरा ख्याल है ईरानी कभी हिम्मत नहीं ईरानी करेंगे, खान, उनका जी, जी। फतवा उन्हें खा गया। तो ये ऑलरेडी मौजूद है। तो इसकी सिग्निफिकेंस वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी ये एक ग्लोबल साउथ का ब्लॉक
और उसमें इतनी पावर्स, एटॉमिक पावर्स मौजूद हैं। ये एक मैसेज है और हम जब अमेरिका की तरफ जाते हैं तो इस मैसेज को न्यूट्रलाइज करते जाते हैं आराम आराम से। अच्छा है, आजकल हमारे दिन हरे हुए हैं। सर ये 4 रोज़ा जंग की भी फिर बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि चाइना से बड़े उनको प्यार है, साइनोफाइल जिसको कहते हैं ना, चीन के बारे में हर चीज़ को और हिस्ट्री का और ग्लोबल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। ही सेड टू मी ड्यूरिंग द वॉर, राइट आफ्टर द वॉर, एंड ही सेड कि ये जो मोमेंट है ना, इसको आप इस तरह से देखें कि ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है और जो इसके जो आउटकम, इसके जो फार रीचिंग इसके रिजल्ट्स हैं, वो आप आने वाले सालों में देखेंगे कि इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया है। ये पाकिस्तान और इंडिया की बिल्कुल, और हम ये समझ रहे हैं कि यार ठीक है ग्लोबल पॉलिटिक्स, बट इसने पूरा शिफ्ट एक मार दिया है। देखें ना, एक इंडिया जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा था जी, जो अपने तय सुपर पावर था, उसे अमेरिका भी सुपर पावर समझता था और इंडो पैसिफिक में उन्होंने एक रोल दिया था ना। चाहे इंडियन उन्हें बेवकूफ बना रहे थे, वो चाइना से लड़ने लुड़ने कोई नहीं जा रहे थे, लेकिन इंडिया का एक सुपर पावर का इमेज, सुपर पावर का इमेज, ग्रेट पावर का, वो खत्म हो गया। अब जो ग्लोबल चेंज के हवाले से वो तो 4 रोजा जंग में बहुत कुछ आ गया। एक तो हमारे साथ मिरेकल हुआ है, वैसे सच्ची बात है कि उन्होंने शुक्रिया नहीं अदा किया, नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं कहा, तो वो जातियाती वो ट्रांजैक्शनल अमेरिकन वैसे हैं और फिर वो जिस तरह का बंदा वो ज़्यादा ट्रांजैक्शनल, वो ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है, जातियात पर बात आ गई, हमारे काम आ गई बात, ठीक है। अदरवाइज ये वही जेडी वैंस वहाँ से जो इसने कहा था कभी नन ऑफ आवर बिजनेस, जी जी, कभी इन्हें 2-4 चपेड़ें पड़ेंगी फिर हम जो है वो कर लेंगे। इवन हमारे ब्रदर ममालिक ने भी यही सोचा था, जी, ठीक है, जिन्हें हम ब्रदर कहते हैं, जिन्हें अपार्ट फ्रॉम वन और अब वो वैसे समझना शुरू हो गए। जी जी जी, उन्होंने अब तेल नहीं भेजा इंडिया को, ऊपर से ऑर्डर आए ना, ऊपर से ऑर्डर है, हमारे लिए नहीं आए। अच्छा खैर, तो ये पाकिस्तान के हवाले से देखें, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, वही इंडिया वाली बेवकूफ़ी हम करेंगे। एक सुपर पावर इमर्ज हो गई है हमारे सराहने, उसके साथ कोई 60, 62, 65 साल का आपका ताल्लुक है, बहुत अच्छा जी, वो हर बुरे वक्त में टाइम टेस्टेड भी हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आप जैसा बेवकूफ़ी कोई नहीं होगा कि उससे बिगाड़ें और वो 10,000 मील जाके उस सुपर पावर से ताल्लुकात बनाए जो कभी आपके साथ नहीं खड़ा होता, वो ट्रांजैक्शनल है जी, आपको मारी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमें तो मेरा ख्याल है इंडिया से ही सबक हासिल करना चाहिए और इस हवाले से इंडिया को हमारे से सबक हासिल करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, हमसे करना चाहिए था। इनफैक्ट हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सबक सारी दुनिया हासिल करेगी, ये अफ्रीका हासिल करेगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आज इस बात पर बड़े नाला हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको इज्जत नहीं मिली चीन के अंदर, और उनकी वहाँ पर वो जिस तरह से चल रहे थे, फिर रहे थे, लंगड़ा के चल रहे थे। ये जो नई सूरत हाल है, इसमें हमारी लोकल पॉलिटिक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, ये जो है ना, ये मामला ये है कि देखें, शहबाज शरीफ कुछ भी हो, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ भी हो, शहबाज शरीफ मेरी नुमाइंदगी, मेरे मुल्क की नुमाइंदगी करने के, ठीक है। मुझे यकीन करें, इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो फ्रंट रो में ना बैठते, पिछली रो में बैठते। सही, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। वो एज प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क की नुमाइंदगी करने गए हैं और उन्हें अल्लाह ने मेरे मुल्क को इज्जत दी और इस वजह से उन्हें भी इज्जत मिल रही है। ठीक। अच्छा, इससे पहले भी चाइनीज़ जब हमको अपने आप को बेइज्जत भी फील कर रहे हो, चाइनीज़ हमें उतार के नहीं फेंकते थे, ठीक, ऐसे ही वो आपके माथे पे लिख दें कि हम आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। क्या करें वो? ये मसला, प्रॉब्लम है नफरत का, जो यहाँ की पोलराइजेशन है। तो यार उसने जो पाँव उठाया ना, वो पाँव बाइज्जत नहीं था। मैंने वो जो पहले अर्ज किया कि यार वो रेस में हिस्सा लेने गया आपका प्राइम मिनिस्टर, वो सबसे आगे नजर आए, वो कैमरामैन है, क्योंकि सबसे पहले वो पहुंचे। क्या फजूल हरकतें हैं, क्या सस्ती ये जज्बाती लोगों में बेचना, नफरत बेचना, इसके अलावा कुछ नहीं है। कामयाबी मिल रही है, कामयाबी के जो मुखालिफ हैं उनको, यार मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था तब। आपके इख्तलाफात होते हैं, आप बेशक फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग भी करें। आपकी 4 रोज़ा जंग जब हुई, उससे पहले ये लोग कह रहे थे इनको मार पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है, दुआएं मांगते थे जी, अपने सो कॉल्ड एनालिसिस से जो है वो बताते थे कि इनको मार पड़नी चाहिए,
क्यों पढ़नी चाहिए, ये दिफाई तजियाकार बने हुए कहते थे इंडिया का नक्शा, इंडिया पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करने के दर पे, तब्दील करने के दर पे नहीं है, कर देगा, इनसे नहीं लड़ा जाएगा। जी जी जी, मैंने जो सीधी बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथ नीचे लिखते थे अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, वो अपनी स्किन सेव करने के लिए फजूल, हमने बहुत कुछ सुन रखा है। अब भी वही मामला है कि यार ये वो कामयाब शहबाज शरीफ नहीं हो रहा, यस, कामयाब पाकिस्तान हो रहा है। आपको मिरेकलेसली इज्जत मिल गई है। फिर वो मैंने ये भी देखा है कि जी वो कलर नहीं सूट का ठीक था, यार उसकी मर्जी, जो मर्जी पहने, उन्होंने इतराज किया नहीं जाहिर उन्होंने तो नहीं, क्या फजूल बातें हैं। वो गोद में बिठा लें आपके प्राइम, फिर आपकी तसल्ली होगी, फिर कहेंगे गोद में क्यों बिठाया, तो उसकी वजह बताएं। आज हम चीन की गोद में बैठ गए, ठीक है। ये बड़ी फजूल चीप हरकतें हैं, पब्लिक को। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि जूनियर तज्जियाकार के तो आपने सीनियर तज्जियाकार के बाद जूनियर कि भाई आपके पास मौका आया था, ये बेइज्जत लोग हैं, आपके पास मौका आया था, आप ना देते फौरन अभिनंदन, ठीक है, आपकी भी इज्जत हो जाती, मगर आप उसी टाइम जो है वो बैकफुट पर आ गए। खाली दुनिया बहादुरों की है ना, बिल्कुल दुनिया बहादुरों की है, एग्जैक्टली। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है जी। तो जिस बंदे ने कहा कि 1 का 100 करके जवाब देना है, तो उसको डिविडेंड भी उसी को मिलने हैं ना। आपने कामयाबी हासिल की हुई है, आपने 2019 में उनको जैमिंग करके भी दिखा दी, उस वक्त दिखा दी, तो वो तो बेवकूफ है मोदी, उसने दोबारा वही पंगा लिया और हमने उसी तरह फिर मारा। स्वाय एलिमेंट ऑफ सरप्राइज PL-15 300 किलोमीटर वाला जी, काम वही किया। हमने उनके पायलट की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। इसके बावजूद पांव लड़खड़ा गए जी, ठीक है। अब तो वो सऊदीया के दौरे पर भी थे और सऊदियों ने भी हमें कहा, जरूर कहा होगा कि ਤੁਹਾਡਾ पंगा साड़ी बारी हुंदा है। अब देखें ना, कहाँ $100 बिलियन और कहाँ शिपमेंट ही रोक ली है। जी जी जी, तो ये भी तो आपके कमालात हैं जनाब। तो बस दुनिया बहादुरों की होती है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। अब मुझे एक और बात याद आ गई, वो एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें इमरान खान जो है वो शेरवानी पहन के खड़े हैं, वो शायद चाइना की है तस्वीर, और साथ हाँ जी चाइना की है हर जगह सर। अब मैं इतराज करने लग जाऊँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा था, वो टांगे चौड़ी करके खड़े हैं बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से शेरवानी पहन के, ठीक है। तो मैं कहूँ कि जी, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें ना किंग सलमान जो हैं वो खड़े हुए, शाह सलमान जो सऊदी अरब के हैं, वो वहाँ पर खड़े हुए और इमरान खान साहब उनसे आकर मिले हैं और फिर मिल के वो सब ने हाथ मिला के चले जाना था आगे। तो खान साहब का आना देखें, वहाँ पर खड़े होना देखें और वहाँ से जाना देखें। हाँ जी, बंदा कहते हैं यार किनू, और वो फिर उन्होंने फोन किया किसको उठा लाए। फिर अगली बात सुने, बुशरा बीबी ने कहा वो उन्होंने कहना ही था अच्छा, फिर उनके जहाज में बैठ के उन्हें गालियां देनी, ठीक है। और बाद में जब उतर जाना, आपको याद है मैंने और आपने शायद वो स्टोरी की हुई है नया दौर के प्लेटफॉर्म से, फिर वो अपने लगाए हुए सफीर के जरिए मोहम्मद बिन सलमान को फोन करना कि हम तो आपके दोस्त हैं। एक और भी आपको वीडियो याद आ जाएगी, शाह सलमान खुद खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। मुझे डर था उस वीडियो में कि ये शाह सलमान की आंखों में उंगली ना मार दे। वो उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो बादशाह हैं, पैसे ही हैं, और वो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे वो शाह सलमान के। तो मैंने कहा ये उसकी आंखों में उंगली ना लग जाए, ये नया मसला खड़ा हो जाएगा। और आपको ये मैं बता दूं, उस इंसिडेंट को माइंड किया गया था। सर जाहिर सी बात है, ये बोलने का, बात करने का कौन सा तरीका है। ये नहीं थे कि गाली, उनके बात करने का अंदाज ही इतना आजादाना है। बिल्कुल। तो मैं उतरता ही अंजा साइकिल से गिरी है तो मैं उतरता ही अंजा तो बस ऐसे ही हुआ एग्जैक्टली। तो ये मसला है। लेकिन सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आई होप के हमारे ऑडियंस को भी समझ आई होंगी। लाइक अगर ऑडियंस को इनफैक्ट हमारी चिट चैट ज्यादा पसंद आएगी, चिट चैट में शायद कुछ ज्यादा समझ में आ जाए उनको, लेकिन असल बात ये है कि ये जो मेरे नज़दीक ये जो SCO की मीटिंग है और ये जो आज परेड थी, गुज़श्ता रोज जो परेड हुई, रिकॉर्डिंग, अब आप ये सोचें ये अपनी ऑडियंस को कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कब बनेंगे, UN नया बनने के बाद या अभी से परमानेंट मेंबर? अभी नॉन परमानेंट मेंबर तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के हैं इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह ताला सर नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। फिलहाल के लिए अली वारसी को और तौसीफ साहब को इजाज़त दीजिए 1-on-1 के प्लेटफॉर्म से। आदाब।